कॉलेज में कई साल पढ़ाई करने के बाद जब वो बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो दो दोस्त मिल करके करियर की तलाश में जुट जाते हैं और अपने गांव से लगभग 1200 किलोमीटर दूर वहां से पहुंच जाते हैं नौकरी करने के लिए। नौकरी कर रहे थे और धीरे धीरे साल दर साल ऐसे ही गुजर रहे थे। बात यह है 2023-2024 के आसपास की। इसी बीच में एक दोस्त अपने पत्नी को लेकर के आता है और वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखने लगता है। तभी फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग साथ साथ रह लेते हैं। साथ रहेंगे तो खर्चा भी कम होगा और खाने का भी खर्चा कम होगा और किराया भी बचेगा। इसी बीच में जो एक दोस्त होता है उसकी नीयत में खोट आ जाती है। जब दोस्त की पत्नी नहाने के लिए बाथरूम जाती है तो वो मौका पाते ही बाथरूम में उसका वीडियो उतार लेता है, साथ ही फोटो बना लेता है। लेकिन इस बात की उसने किसी को भी भनक नहीं लगने दी और वक्त आगे बढ़ने लगता है और एक बार फिर से उसे मौका मिलता है। तब भी वो अपने दोस्त की जो पत्नी होती है जो बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो उसकी न्यूड वीडियो अपने मोबाइल में वो कैद कर लेता है। अब यहाँ से वो अलग अलग हो जाते हैं। लगभग इस वीडियो बनाने के 1 या 1.5 साल के बाद की बात है। वो मौका पाता है और मौका पाते ही अपने दोस्त को कुछ ऐसी बात कहता है कि मेरे पास तुम्हारी पत्नी की कुछ गंदी वीडियोस हैं। अगर तुमने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। जैसे ही दोस्त को ये बात पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसके साथ कई साल तक पढ़ाई की, जिसके साथ लगभग 1 दशक यानी कि 10 साल तक नौकरी की, उसके साथ खाते थे, पीते थे, एटीएम हो या फिर मोबाइल का पिन कोड हो, सब कुछ तो इसको पता था, शेयर किया करते थे। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो सीधे सीधे गद्दारी है। उसने रिक्वेस्ट की, खुशामद की कि ऐसा मत करो। फिर यहीं से एक विवाद पैदा होता है और विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है, यहाँ कत्ल हो जाता है और कत्ल के बाद 9 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं और फिर शहर के इर्द गिर्द फेंक दिए जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को दगा देने के लिए ऐसा कुछ भी किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला भरूच की। दरअसल भरूच जिले का एक थाना लगता है सी डिवीजन पुलिस स्टेशन और यहाँ पर ही एक भोलाव के पास एक GIDC होता है। 29 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वो वक्त रहा होगा। एक राहगीर निकला हुआ जा रहा था और इसी बीच में उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। कुत्ता एक नाले की तरफ से एक पॉलीथीन उठा करके लेकर के आता है और पॉलीथीन लेकर के आने के बाद वो उसे रख करके उस पॉलीथीन को फाड़ने की, उसे खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है उसको वो आराम से खा सके। उस आदमी की नज़र एक टकी उस पॉलीथीन पर लगी हुई थी, साथ ही उस कुत्ते पर लगी हुई थी। कुत्ता काफी देर से जद्दोजहद कर रहा था। आखिरकार वो जद्दोजहद में पास हो जाता है और उस पॉलीथीन को फाड़ देता है। जैसे ही पॉलीथीन फटती है उसके अंदर एक सर होता है। सर को देख करके राहगीर की आंखें चौंकिया जाती है, वो परेशान हो जाता है और वो इससे पहले कि किसी से कुछ कह पाता बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। जैसे वो बेहोश होकर के जमीन पर गिरता है उसको गिरते हुए आसपास के लोगों ने देख लिया। दौड़ करके उसके पास आते हैं, उसे जगाते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो होश में आता है वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वहां से उस पॉलीथीन की दूरी थी कुछ। उसने लोगों से वहां पर कहा कि वो देखो, उस कुत्ते के पास एक पॉलीथीन है और पॉलीथीन के पास एक सर है जो कि किसी इंसान का है। जैसे लोगों ने देखा वहाँ हड़कंप मच जाता है, लोगों का जमघट लग जाता है वहाँ पर। इसी बीच में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक पॉलीथीन के अंदर एक मानव का सर है और वो किसका है किसका नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सर है तो बाकी का हिस्सा कहाँ पर है। पुलिस ने आसपास के इलाकों को देखना शुरू किया और देखने के बाद
पता लगाने की कोशिश की, लेकिन 29 मार्च 2025 को आखिरकार कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद फिर पुलिस ने लगभग जो इस जिले के 31 पुलिस स्टेशन जो होते हैं सभी में सूचना प्रसारित कर देती है कि एक व्यक्ति का इस तरीके से सर मिला है। साथ ही पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि ये बाकी का हिस्सा भी मिल जाए और जो गायब है, जिसकी भी ये हत्या हुई है, वो कौन है और कहां से क्यों हत्या हुई है। पुलिस के सामने बहुत सारे सैकड़ों सवाल थे। पुलिस ने इस सवालों का जवाब जानना चाहा। पुलिस से ज़्यादा कहीं उस स्थानीय लोग ये जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार वो कुत्ता किसका सर लेके घूम रहा था, किसके सर को वो खाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब कोशिश की तो 29, 30 और 31 मार्च ये साथ ही 1 अप्रैल और 2 अप्रैल पुलिस को अलग अलग जगहों पर लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में 9 हिस्से मिल जाते हैं। शरीर के अलग अलग शरीर के 9 हिस्से होते हैं और पुलिस ने जब उन सारे के सारे हिस्सों को जोड़ा और जोड़ने के बाद एक लाश बन करके तैयार करती है और वो लाश थी लगभग 30 से 35 साल के एक युवक की। कौन था वो युवक, किसने हत्या की है? आखिरकार पुलिस इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई जवाब मिल नहीं रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब गौर से देखा, जब पोस्टमार्टम की जो टीम होती है वो जब पोस्टमार्टम कर रही थी, तो उसने देखा कि इस लड़के के यानी कि जिसकी हत्या हुई है उसके हाथ पर लिखा हुआ था कुछ स्टाइलिश में सचिन लिखा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने ये जानकारी जुटाई कि आखिरकार ये सचिन, ऐसा तो नहीं है कि इसके परिवार का कोई सचिन हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि किसी कोई दोस्त हो, लेकिन सचिन तो किसी आदमी का ही नाम हो सकता है, किसी लेडीज़ का ये नाम नहीं है। तो इसे ये भी अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा रहा था कि ये नाम हो सकता है कि इसी लड़के का हो। अब पुलिस ने आसपास के थानों में हर जगह यह पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि 28 मार्च 2025 को भरूच जिलों के एक थाने के अंदर एक लड़के की गुमशुदगी दर्ज हुई है और वह गुमशुदगी दर्ज कराने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम मोहित चौहान होता है। मोहित चौहान के पास एक खबर भेजी जाती है कि एक लाश हमें मिली है 9 अलग अलग टुकड़ों में। आप जाकर के पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपके परिचित की लाश है। जैसे ही मोहित चौहान वहाँ जाता है, उसके लाश के टुकड़े देखे और टुकड़े देखने के बाद जो कपड़े मिले थे या फिर जो भी चीज़ें मिली थी, वहाँ जाकर के जब देखा तो देख करके वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दरअसल सचिन उसी के भाई का नाम होता है। सचिन रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का एक थाना लगता है चांदपुर, और चांदपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हरपुर का वो रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास बताई जा रही थी। मोहित चौहान ने जैसे ही अपने भाई की शिनाख्त की, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। घर पर फ़ोन करता है। घर पर फ़ोन करने के बाद पूरी कहानी बताता है कि भैया की किसी ने हत्या कर दी है। दरअसल वो पुलिस को बताता है कि उसे 25 मार्च 2025 से उसका संपर्क टूट चुका था। दरअसल उसकी भाभी है जिसका नाम पारुल है, एक भतीजा है जिसका नाम शिवांश है, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है। भैया, भाभी और भतीजा को ये लोग भरूच में ही रह रहे थे और 7 मार्च 2025 को ससुराल में एक शादी होती है। बच्चे और बीबी को लेकर के वो गांव चले गए थे और इसीलिए वो बच्चे और बीबी को गांव छोड़ करके चला जाता है, वापस अपनी नौकरी करने लगता है। भाभी ने उससे 25 मार्च से इसलिए संपर्क किया था क्योंकि वो रेलवे का टिकट भेजने वाला था, इसीलिए वो फ़ोन कर रही थी, लेकिन फ़ोन पर संपर्क हो नहीं पा रहा था, नंबर बंद था। आखिरकार करे तो क्या करे, और इसी बीच में उसको एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिलता है भाभी को, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था मैसेज में कि मैं अपने पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, मैं किसी और महिला से शादी करना चाहता हूँ, मेरे हाथों से एक कत्ल हो चुका है। जैसे ये टेक्स्ट मैसेज में जब लिखा हुआ था, भाभी परेशान हो जाती है। उसने मोहित से कहा, मोहित आकर के यहाँ पर ढूंढने लगता है। उसने हर संभव प्रयास किया और प्रयास करते करते जब उसे सफलता नहीं मिलती है
तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर के अपने भाई की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उधर पुलिस अक्सर हर ऐसे मामले में, पुलिस जब गुमशुदगी के जो मामले होते हैं तो उसमें ज़्यादा गंभीरता नहीं लेती है। जब बड़ा अपराध हो जाता है तब पुलिस सजग होती है, सतर्क होती है। आखिरकार जब एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी तो इसी बीच में एक और दोस्त होता है जिसका नाम शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र भी साथ था, लेकिन इन दोनों से मोहित चौहान और उसके दोस्त शैलेंद्र से ये कहा जाता है कि तुम्हें ये शहर नहीं छोड़ना है। जब पुलिस तुम्हें बुलाएगी तो तत्काल प्रभाव से तुम हमारे पास आ जाना। जैसे ही पुलिस ने बात कही उन्होंने कहा कि ठीक है। लेकिन जो शैलेंद्र होता है, शैलेंद्र के चाचा का इंतजार हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। शैलेंद्र कहता है मोहित से कि भैया मुझे तो अपने गांव जाना है। दरअसल जो शैलेंद्र होता है वो उसका खास दोस्त होता है मरने वाले का। वो भी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना नूरपुर का एक गांव लगता है जोगीपुरा, वहाँ का वो रहने वाला होता है। वो फिर वहाँ चला जाता है। पुलिस ने कहा मोहित से कि तुम्हारा जो भाई का दोस्त है शैलेंद्र, वो कहाँ पर है? तो वो कहता है कि शैलेंद्र तो अपने गांव चला गया है, घर चला गया है। क्यों चला गया है? फिर वो कहता है कि उसके चाचा का इंतकाल, यानी कि चाचा उसके खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, इसीलिए वो उनके पास चला गया है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए आखिरकार ये पता किया कि गुजरात की पुलिस ने बिजनौर की पुलिस से कि वाकई में क्या ऐसी कोई बात है। जैसे ये बात पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर कुछ झोल था। शैलेंद्र ने कहानी सुनाई थी, ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उसे फिर से बातचीत करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने फिर एक नई कहानी सुना दी। पुलिस के लिए क्राइम सबसे जो था वो कोई और नहीं था, शैलेंद्र था। और शैलेंद्र जो होता है वो सचिन चौहान का बहुत खास दोस्त होता है। आखिरकार पुलिस ने मौका पाते ही बिजनौर का रुख किया और नूरपुर का रुख किया और उसके गांव जोगीपुरा का रुख किया और उसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद उसको अपने साथ लेकर के आते हैं। जैसे ही साथ लेकर के आते हैं उससे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो असल कहानी है, जो हम सुनना चाहते हैं, जो तुम सुनाना चाहते हो वो नहीं सुनना चाहते, लेकिन जो असल कहानी है वो सुनाओ। आखिरकार तुमने अपने दोस्त की हत्या क्यों की, इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल जब वो कहानी सुनाता है तो वो बताता है कि अब से लगभग कई साल पुरानी बात है, 12-13 साल पुरानी बात है। दोनों दोस्तों ने मिलकर बीएससी की पढ़ाई साथ साथ की और बीएससी की पढ़ाई साथ साथ करने के बाद नौकरी के तलाश में ये लोग निकल जाते हैं, बिजनौर छोड़ देते हैं और यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर दूर गुजरात के भरूच में ये पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद एक इलाका लगता है दहेज, और दहेज इलाके में एक बायोटेक कंपनी होती है। बायोटेक कंपनी में दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ रहा था, दोस्ती गहरी होती है। एक दूसरे के एटीएम के जो पिन कोड होते हैं वो भी एक दूसरे को पता था, एक दूसरे का जो मोबाइल का पिन था वो भी पता होता है। इसीलिए कोई बात यहाँ पर छुपी हुई नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कोई बंधन नहीं था कि कोई रोक सके। इसी बीच में ये बात है साल 2022, 23 या 24 की। शैलेंद्र की पत्नी आ जाती है रहने के लिए। सचिन और शैलेंद्र आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि तुम अकेले कहाँ रहोगे, इसलिए काम करते हैं, साथ साथ रह लेते हैं। शैलेंद्र की पत्नी एक दिन नहाने के लिए जब चली जाती है, सचिन के दिमाग में, उसके मन में उसको लेकर के एक खोट था और उसने अपने ही दोस्त की पत्नी, जिसको वो दोस्त अपने भाई से ज़्यादा प्यार करता था, वो दोस्त जिस पर वो अपना जान छिड़कता था, उस दोस्त की पत्नी जब नहाने के लिए जाती है तो मौका पाते ही उसका वो वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। 1-2 बार उसे मौका मिलता है और दोबारा इसी तरीके से वो काम करता है। कुछ वक्त आगे बीतता है, फिर ये अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। और कुछ दिन के बाद सचिन भी अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ पर आ चुका था। अब इसी बीच में मौका पाते ही जब लगभग 1-1.5 साल हो जाते हैं तो बताया जाता है कि लगभग 4 लाख रुपए का दोनों ने मिल करके एक लोन लिया था, ऋण लिया था। और उस ऋण का, उस लोन का वो जो किस्त था, जो उसकी किस्तें थी, उसको वो लोग मिल के दिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से
सचिन के दिमाग में कुछ खुरापाती पल रही थी, इसलिए उसने वो किस्त देना बंद कर दिया। और जब किस्त टूटने लगती है लोन की, तो वो पूछता है कि भाई, ये लोन की किस्त तुम क्यों नहीं देना चाहते हो? सचिन ने कहा कि ऐसा है, ये लोन की किस्त तो तुम ही भरोगे। और जब बात भरने की आती है तो उसके दिमाग में ये आ ही जाता है कि जो वीडियो है वो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, इसलिए ये तुम ही भरो। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में कई बार मनमुटाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र को यह जो बात पता चलती है कि सचिन ने उसकी पत्नी का वीडियो बनाया है, वो बार बार रिक्वेस्ट करता था कि भाई इन्हें डिलीट कर दो, मेरे पत्नी का मामला है। लेकिन वो डिलीट भी नहीं करता था और उसके पत्नी को लेकर के उसके मन में गंदी बातें पल रही थी। इस बात को लेकर के शैलेंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वक्त आगे बढ़ रहा था। 24 मार्च 2025 की रात उसने शैलेंद्र ने सचिन से कहा कि सचिन, अगर तुम्हें कोई दिक्कत या कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे कमरे पर आ जाओ। वैसे भी तुम अकेले हो, पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। जैसे ही सचिन को ये बात पता चलती है, सचिन उसके रूम पर पहुंच जाता है। जो सचिन होता है वो वेदांत सोसाइटी में अपने पति के साथ रह रहा था, लेकिन पत्नी चली जाती है मायके में और वहाँ पर किसी का शादी ब्याह था। और ये जो दोस्त था इसका, जो शैलेंद्र, ये हरिधाम सोसाइटी में रहता था। हरिधाम सोसाइटी में 24 तारीख को एक पार्टी रखी गई थी। दोनों दोस्त खूब जम के शराब पीते हैं, जम के मस्ती करते हैं। और इसी बीच में इसने प्लानिंग पहले ये की थी कि जैसे ये सो जाएगा वो मोबाइल निकालेगा और मोबाइल से इसका पिन इसको तो मालूम ही था, और जो वीडियो फोटोग्राफ जो है उसके पत्नी के, उसको वो डिलीट कर देगा। लेकिन वो भी बड़ा चालाक था ये सचिन। इसने अपने मोबाइल को किसी तरीके से छुपा करके रखा था जिससे किसी को ना पता चल सके। शैलेंद्र आखिरकार उस मोबाइल तक पहुंच ही जाता है और जैसे वो वीडियो डिलीट करने की वो कोशिश करता है, सचिन की आंखें खुल जाती है और इसी बीच में इन दोनों के बीच में छीना झपटी हो जाती है। मोबाइल छीनने को लेकर के बात आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर मार पिटाई शुरू हो जाती है और मार पिटाई के दौरान ही शैलेंद्र का गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। वो रसोई में जाता है और जाकर के चाकू उसके गर्दन पर मार देता है, जिसके वजह से वो खूनम खान हो जाता है। उसको और चाकू मारे जाते हैं, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ से इम्तिनान से वो मरा हुआ पड़ा था, वो आराम से फिर सो जाता है। दिन निकलता है। 25 तारीख को फिर से वो अपनी ड्यूटी पर जाता है। दहेज का जो इलाका होता है वहाँ बायोटॉक कंपनी है, वहाँ जाता है, नौकरी करता है। और नौकरी के बाद जब वापस लौट करके आता है तो वहाँ से आने के बाद वो सबसे पहले बाज़ार जाता है और बाज़ार से कुछ ज़रूरत की चीज़ें, कुछ सामान खरीद करके लाता है, जैसे कि आरी, जिससे कि वो काट सके। साथ ही वो पॉलीथीन खरीदता है जिसमें कि वो पैक कर सके। घर साफ करने के लिए खूब सारे कपड़े खरीद लेता है, जैसे कि साड़ियाँ मिलती हैं, धोतियाँ मिलती हैं। इस तरीके से उसमें जो घर में ब्लड फैला हुआ था, उसके बाद लेडीज़ गाउन खरीदता है और एक दुपट्टा भी खरीदता है। ये सब लेकर के आता है। उसके बाद फिर घर आने के बाद लाश के अलग अलग लगभग 9 टुकड़े करता है और 9 टुकड़े करने के बाद उनको पॉलीथीन के अंदर पैक करता है। पैक करने के साथ साथ वो यहाँ से अब कुछ इन इलाकों में, अलग अलग इलाकों में वो उन टुकड़ों को फेंकना शुरू कर देता है। और जब फेंकने के लिए जाया करता था तो वो लेडीज़ गाउन पहन करके जाया करता था, साथ ही वो दुपट्टा ओढ़ करके जाया करता था, ताकि अगर किसी सीसीटीवी कैमरे में वो आ जाए तो जो उसकी कद जो काठी है वो सीसीटीवी कैमरे में ना आ सके। वो लोगों को ये लगे कि ये कोई लड़की है या फिर कोई महिला है। वो पॉलीथीन में जाता था और इस तरीके से उसने 3-4 दिन में मिल करके इधर उधर उस टुकड़ों को फेंक देता है। साथ ही वो चालाकी करता है, जो एटीएम कार्ड होता है उस एटीएम कार्ड पर पिन लिख देता है, ताकि अगर वो किसी को मिल जाए तो वो जैसे वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करेगा, पकड़ा जाएगा। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अच्छी चाल भी चली थी। साथ ही उसने चाल ये भी चली थी कि उसने मोबाइल जो था उससे टैक्स वो मैसेज कर रहा था, खुद सचिन बन करके शैलेंद्र बातचीत कर रहा था, ताकि घर वालों को ये लगे कि वो ठीक ठाक है। उसने एक कहानी रची थी कि वो बेंगलुरु आ चुका है, उससे किसी और महिला से शादी करनी है, उसका किसी से मर्डर हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से दूर जा रहा है, तुम्हारे पास वो अब नहीं आना चाहता। उसकी पत्नी यानी पारुल को ये यकीन ही हो रहा था कि वो उसे कैसे छोड़ सकता है। जब मोहित आता है, एफआईआर दर्ज होती है,
कहानी सामने आती है, शैलेंद्र पकड़ा जाता है, शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ना तो वो मोबाइल मिला है जिसमें वो वीडियो थी और ना ही वो फोटोग्राफ्स मिले जो सेफ थे, साथ ही ना वो कपड़े मिले जो बाजार से खरीदे गए थे जिससे कि कमरा साफ किया गया था, और ना ही वो आरी मिली जिससे कि लाश को काटा गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। पुलिस सबूत जुटाने के लिए अदालत से रिमांड मांगी है। वो 8 दिन की पुलिस को रिमांड मिली है। रिमांड के बाद शैलेंद्र क्या क्या बताएगा, क्या क्या कहानी लोगों के सामने आएगी, जो अभी तक उसने प्राथमिक जांच में बताया है, पूछताछ में जो बताया है, क्या वही सही है या इसके आगे की कोई और कहानी होगी, ये तो खैर पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन दोस्त ने अपने दोस्त के पति के बारे में जैसा गंदा और घिनौना सोचा, उसके साथ उसने गलत उसका वीडियो उतारा। उसको उतारने के बाद जब ये कहानी बनी तो वाकई में इसमें गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है कि जिसके साथ इतना सारा लंबा वक्त बिताया वो आखिरकार इतना गंदा और इतना बुरा कैसे सोच सकता है। दोस्तों, आज के ज़माने में कहा जाता है कि जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। तो इसीलिए आज के समय में एक दौर था, एक ज़माना था जब घर में महिलाओं के लिए कुछ पर्देदारी हुआ करती थी कि बाहर का व्यक्ति अगर अचानक से घर में आएगा तो थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए। लेकिन जब ये मॉडर्न ज़माना आ गया है, जब ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो गई है, और ऐसा भी क्या भरोसा था कि जिसके साथ 3 साल पढ़ाई की, साथ ही 10 साल नौकरी की, वो ऐसा कैसे सोच सकता है। यही सोचकर किसी वजह से पैदा हो जाती है कि यही कत्ल का कारण भी बन जाता है। आखिर क्या ही मिला उसको, बेमौत मारा गया। तो विश्वासघात का नतीजा परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। आपसे बस यही हमारे वीडियो से रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ विश्वासघात ना करें। जहाँ पर इतना विश्वास हो वहाँ घात नहीं करना चाहिए। लेकिन कहावत तो यही है कि जहाँ विश्वास है वही घात है। तो बस सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए।